So, hello students. We are going to discuss green chemistry and its aspect today. You have earlier heard this name about green chemistry. Is it the chemistry about green plants? No, not at all. Is this the chemistry which is dealing with the only green color compounds? Not at all. So, jokes apart. So, green chemistry is the chemistry which involves greener ways of synthesis of chemical compounds. We have seen that so many toxic products are released when we are going to synthesize a compound. सो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए टॉक्सिक कंपाउंड्स को अवॉइड करने के लिए केमिस्ट्री के ग्रीनर मेथड जो है वो डिस्कस किए गए फ्रॉम वर्ड ग्रीन वी मीन दैट सच मेथड्स जिसमें हम लोग कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है वो सिंथेसाइज ना करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़े राइट तो एनवायरनमेंट पे हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर किसी तरह का भी कोई पॉल्यूशन ना हो So chemistry is about discovering greener method of synthesis of chemical compounds, right? Apart from the traditional methods, which were involving the release of many toxic compounds, many hazardous compounds. So this kind of chemistry only focus on the parallel similar chemical synthesis, which not only synthesize the regular compounds, but in comparatively more environmental friendly methods, right? So, first we are going to study the definition of green chemistry. So, in this chapter, we will first include the history of green chemistry, then we will include the principle of green chemistry and what are the important green processes of chemistry that we are going to include, right? So first discussing about the history of green chemistry. मैंने अभी आप लोगों को ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बताया कि ग्रीन केमिस्ट्री का जो मेजर फोकस है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स के ऊपर है राइट एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड्स जो है हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में मॉडिफाई कर सकते हैं बट पहले ऐसे नहीं था किसी का भी ध्यान जो है ग्रीन केमिस्ट्री पे नहीं था and everyone was discussing about the traditional chemistry, which leads to the formation of hazardous compound, toxic compound, polluting compounds. उस पे सबका ध्यान था. In 1970, US Environmental Protection Agency was established, जिसको हम यूपीए भी बोलते हैं. यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी 1970 में स्टेब्लिश हुई जिसका क्या रोल था ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना केमिकल सब्सटेंसेस से जो नोइंगली और अननोइंगली जो है वो हमारे अर्थ में रिलीज हो रहे थे राइट बहुत सारे पेस्टिसाइड थे जब हम कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे फार्मर्स यूज कर रहे थे पेस्टिसाइड बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे उसमें तो वो क्या कर रहे थे डायरेक्टली जो है हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहे थे तो सबसे पहला ध्यान कब गया कि हमें ग्रीन केमिस्ट्री के मेथड्स को सोचना चाहिए जब एक ट्रेजिडी हुई जिसको हम बोलते हैं लव कैनाल ट्रेजिडी This is known as Love Canal Tragedy, जो कि किसमें हुई न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में एक प्लेस है नाइग्रा फॉल्स आप लोगों ने सबने उसके बारे में सुना होगा वे जो बहुत कॉमन से फॉल्स है काफी हाई हाइट से जो है वो फ्लो करते हैं तो वो कनाडा से भी नजर आते हैं और जो है यूनाइटेड स्टेट से भी कनेक्ट होते हैं उसके पास एक जगह थी जिसको बोला जाता है लव कैनाल उसमें बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स जो है वो जब शुरू में एक हुकर नाम की एक कंपनी थी केमिकल कंपनी थी हुकर नाम की तो उसने क्या किया कि वो कंपनी थी बहुत सारे डाइस बनाती थी रेजिन्स बनाती थी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनाती थी आप लोग देख भी सकते हैं इस चीज में
कि वो जो डाई थी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाती थी, केमिकल कंपनी जो थी वो बहुत सारे डाइज, रेजिन्स, इस तरह के सब्सटेंसेस बनाती थी वो। दिस इज द नेम, द हुकर्स केमिकल कंपनी, राइट। तो अब ये कंपनी क्या करती थी कि बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स को जो है पास खाली पड़ी लैंड में डंप करती जा रही थी, जिसमें बहुत सारे हजार्डस कंपाउंड थे, और उसको क्या कर दिया जाता था, अर्थ में बरिड कर दिया जाता था, राइट। कुछ टाइम के बाद जब ये केमिकल कंपनी और बड़ी हो गई, तो उन्होंने क्या किया, इस वाली जगह को सेल कर दिया टू ए स्कूल और एक लोकेलिटी को, एक स्कूल की पोजीशन को उन्होंने वहां पे उसको, उस प्लेस को दे दिया। बट जब वहां पे लोग रहने लगे, वहां का पानी यूज करने लगे, जहाँ पे क्रॉप्स में जो है कुछ भी ग्रो करने लगे, तो सारे के सारे जो केमिकल बरिड थे वो पानी में आने लग गए। और ये बोला जाता है कि उस कंपनी ने एटलीस्ट 22,000 22,000 टन्स जो है वो अ, जो पेस्टिसाइड्स का टॉक्सिक वेस्ट है, रेजिन्स का टॉक्सिक वेस्ट है, डाइस का टॉक्सिक वेस्ट है, वो उसने जो है उसके में बरी किया था, जिसमें कि 82 डिफरेंट कंपाउंड्स थे, राइट। तो बरिड होते होते वहां पे क्या हुआ, इतने लोगों की हेल्थ के ऊपर इस चीज का इफेक्ट होने लगा, तो वहां पे कितने ही सारे लोग जो है वो हैंडीकैप हो गए, बहुत सारे, किसी के नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई, किसी के गट इश्यूज, हेल्थ इश्यू, इंटेस्टाइनल इश्यूज, किडनीज इश्यूज हो गए, और बाहर बहुत सारे लोग इस लव कैनाल ट्रेजेडी में जो है वो इवन मारे गए। बट जब ऐसा हुआ तब बिल क्लिंटन गवर्नमेंट थी वहां पे, तो जब ऐसा हुआ वहां पे, तो सब यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो ध्यान वहां पे गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री से निकलने वाले टॉक्सिक वेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, बरी कर रहे हैं, है कि नहीं, इजंट सो। तो हमें क्या ढूंढने होंगे, उसके सेफर मेथड ढूंढने होंगे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि सेफर मेथड में ऐसे मेथड ढूंढे कि जो कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम उन टॉक्सिक वेस्ट को बरी करने के लिए एक और अच्छी जगह ढूंढे। आपने वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके भी पढ़े होंगे, बट समटाइम्स वेस्ट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में कि हम उस वेस्ट को डंप नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्या किया जाता है उसको, कि हम कुछ ऐसे ग्रीनर मेथड ढूंढें, कुछ ऐसे सेफर मेथड ढूंढें, या आप उसकी लोकेशन देख सकते हो। तो उस जगह के जो ट्रीज और गार्डन थे वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो रहे थे, कंपैरेटिवली जो है वहां पे जो एटमॉस्फेयर था एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था, इवन लिविंग के लिए भी, सरवाइव करने के लिए भी पॉसिबल नहीं था, राइट। ऑलमोस्ट 100 होम्स और एक पब्लिक स्कूल वहां पे बिल्ड किया गया, तो उसी लोकेलिटी में सारे लोग रहते थे। बट उन टॉक्सिक इफेक्ट का, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि जो है उसको कवर अप कर पाना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से बहुत सारे लोगों के हेल्थ इश्यू हो गए, और बहुत जल्दी वो जो एक लोकेलिटी थी वो खाली करानी पड़ गई, वहां से उस पूरी लोकेलिटी को मूव कराया गया, और बहुत सारे लोगों की तो उस चीज में की डेथ भी हो चुकी थी वहां पे। तो इसको हम बोलते हैं लव कैनाल ट्रेजेडी। तो जिसने यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का जो है ध्यान जो है किसके ऊपर लगाया, कि जो है हमारे यहाँ पे भी जो है पेस्टिसाइड्स के कारण, बहुत सारी चीजों के कारण इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है इसमें। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई गई, बिल क्लिंटन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वहां पे। तो जो हमारा इंडिया है वो भी पीछे नहीं है इस तरह की ट्रेजेडीज में, आप लोग देखेंगे इसमें।
राइट। हाँ जी। इस भोपाल डिजास्टर से तो आप सब लोग फेमिलियर हैं, जहाँ पे यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया का ऑफिस था भोपाल में, जहाँ यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया की फैक्ट्री थी 1984 में, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स की सिंथेसिस होती थी, वहां पे एक छोटी सी गलती के कारण काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिथाइल आइसोसाइनेट जो है एनवायरनमेंट में घुल जाता है, हवा में घुल जाता है। राइट। अभी आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, रेलवे मैन जो मूवी आई थी, इट वॉज बेस्ड ऑन भोपाल गैस ट्रेजेडी। उसमें पूरी प्रोसेस जो है आप लोगों की एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह से एमआईसी चैम्बर में पानी भरने से पूरी सारी टॉक्सिक गैस जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई, और लोग किस तरह से सरवाइव करे हैं। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। देख सकते हैं आप लोग कितनी सारे लोगों की डेथ हो गई इस चीज में। वो जो ट्रेजेडी हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसको तो भूल पाना जो है पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अभी तक वहां की सॉइल में, मिट्टी में और एनवायरनमेंट में उस टॉक्सिक सब्सटेंस के ट्रेसेस हैं। नियर अबाउट 25,000 डेथ्स हुई उस जगह। आप लोग सोच सकते हो कि कितना डिफिकल्ट है, जितना मूवीज में दिखाया जाता है उससे कहीं डिफिकल्ट है। आज भी जो वहां पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो भी हैं, उनके कहीं ना कहीं डेफिकेसीज हैं उसमें, कहीं ना कहीं उनमें एबनॉर्मेलिटीज हैं, डिफॉर्मिटीज हैं वहां पे। तो ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट वाला डिसास्टर था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ है, कहीं ना कहीं सिस्टम का फ्लॉ है। कहीं ना कहीं हम ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं जो कि हम सबके लिए डेंजरस है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, जितने भी प्लांट्स हैं आसपास के, एनिमल्स हैं, उन सबके लिए भी डेंजरस है। इटली, इटली भी इस तरह के डिजास्टर में पीछे नहीं है। सिविसो डिजास्टर इटली का फेमस डिजास्टर है, इट हैपेंड इन 1976। इसमें एक इक्मिसा केमिकल कंपनी थी, जिसमें 2378 टेट्राक्लोरो डाइबेंजो पी डायोक्सिन की वजह से इतने सारे डिजास्टर्स हो गए, इतनी सारे लोगों की डेथ हो गई इसमें। ये एक डायोक्सिन जो क्या था, एक कार्सिनोजन था। राइट। तो इस डायोक्सिन का यूज कहाँ कर रहे थे ये लोग, अगेन पेस्टिसाइड्स, क्रॉप प्रिजर्वेशन के लिए यूज में कर रहे थे ये लोग। तो जितना देख रहे हैं आप लोग, डायोक्सिन के कारण लोगों की क्या हालत हो गई। तो जहां केमिस्ट्री एक बूंद से है, तो बहुत सारे बूंद है वहां पे, तो एक डिजास्टर भी है एक तरह का। देखिए क्लोरो एक्ने, इनको बोलते हैं, जिस तरह के फेस पे हो जाते हैं इनको बोलते हैं क्लोरो एक्ने, और ये ठीक भी नहीं होते हैं। स्विट्जरलैंड में 12 टन्स ऑफ मरकरी इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोक्साइड जो है फंजीसाइड्स यूज में लिया जा रहा था, किसको प्रिजर्व करने के लिए, क्रॉप्स को प्रिजर्व करने के लिए। क्रॉप में जो फंगस लग जाती है, यूजुअली जो है व्हीट क्रॉप्स को लगती है, राइस क्रॉप्स को लगती है, उसको जो फंगस लग जाती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ये हैरानी की बात है कि स्विट्जरलैंड में 12 टन जो है मरकरी इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोक्साइड यूज में लिया जा रहा था। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना डेंजरस है कि किसी भी पेस्टिसाइड में इस तरह के कंपाउंड होना। मरकरी तो अपने आप में भी एक तरह का कार्सिनोजन है। सिर्फ हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। जब ये केसेस हुए तब लोगों का यहाँ पे ध्यान गया। जापान में हुए मिनीमाटा केस से भी आप लोग फेमिलियर होंगे, जिसमें बहुत सारे हमने टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है रिवर में बहा दिए थे, तो जिससे कितने ही टन जो है वो फिशेस जो है आप लोग देख सकते हैं डेड हो गई थी।
तो एक तरह का इकोलॉजिकल लॉस ही है ये। इकोसिस्टम को हम लॉस पहुंचा रहे हैं इस तरह से, बिकॉज ऑफ मिथाइल मर्करी। और जिस फिशेस तो मरी, जिन लोगों ने उन फिशेस को खाया वो भी मरते गए, क्योंकि उसमें किसकी पॉइजनिंग थी? मिथाइल मरकरी की। देख रहे हैं किस तरह की डिफॉर्मिटीज जो है लोगों में आती है अगर हम इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को किसी भी तरह से इनहेल करते हैं, खाते हैं, स्पेशली मर्करी की जो हम बात कर रहे थे ऊपर। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सबसे पहले जो है क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया यहाँ पे ईपीए को, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में इम्प्लीमेंट हुई, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे जो है ईपीए जो है वो लगा दी गई। क्या क्या फंक्शंस थे इस ईपीए के, अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें, सबसे पहले किसी भी एनवायरनमेंट के लिए लाइसेंसिंग की जो जरूरत है वो किसके थ्रू की जाएगी? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ थोड़े से पॉइंट्स जो है ईपीए के बारे में बताना चाहूंगी, फिर हम इस कंटेंट के ऊपर चलते हैं। आपने शुरू की ही स्लाइड्स में ये देखा होगा कि ईपीए क्या है। ईपीए इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, राइट, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1970। और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में और बाकी सारी कंट्रीज में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, सब में इम्प्लीमेंट की गई। तो सबसे पहले रोल क्या डिसाइड किए गए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के? फर्स्ट वाज लाइसेंसिंग, यानी किसी भी एनवायरमेंट का के काम को, एनवायरमेंट से जुड़े हुए काम को, या किसी केमिकल फैक्ट्री को भी इस्टेब्लिश करना है तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा? लाइसेंसिंग। यानी कौन लाइसेंस देगा? ईपीए। नेशनल एनवायरमेंट एनफोर्समेंट के, कि एनवायरमेंट जो है किस तरह से काम करेगा, एनवायरमेंट एक्ट किस तरह से काम करेंगे, वो भी किसके थ्रू होगा? ईपीए के। वेस्ट मैनेजमेंट एंड केमिकल मैनेजमेंट, राइट, वाटर मैनेजमेंट, इस तरह के काम, क्लाइमेट और क्लाइमेट से जुड़े हुए काम, क्लाइमेट साइंसेस, क्लाइमेट चेंजेस, इस तरह के सारे काम जो है किसकी ड्यूटी थी करना? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, राइट। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी तो एक मेजर पार्ट हो गया, राइट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी तो क्या हो गया? एक तरह का मेजर पार्ट हो गया। उसके सब्सिडरी क्या करी गई यहाँ पे? सो ईपीए का लोअर वर्जन था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, जो कि स्टेब्लिश हुआ 1980 में, जिसमें 30 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी और जिन्होंने ये ओथ ली कि हमें क्या करना है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना है, राइट। In 1990, the staff of EPA Office of Pollution Prevention and Toxin coined the phrase green chemistry. तो सबसे पहले ईपीए ने क्या वो टर्म दिया इसको? ग्रीन केमिस्ट्री। So basically origin of green word was from the using the greener methods, safer methods for the reactions, for the synthesis of chemical compounds, for environmental protection, for crop preservation, using safer method for any kind of chemical synthesis is known as green chemistry, जिससे कि यहाँ पे सबसे बड़ा कोलैबोरेशन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। जिसमें से प्रेसिडेंशियल ग्रीन केमिस्ट्री चैलेंज अवार्ड्स जो है वो बिल क्लिंटन के थ्रू अप्रूव किए गए कि इस तरह के अवार्ड्स जो है आने वाले टाइम में ग्रीन केमिस्ट्री से जुड़े हुए सभी साइंटिस्ट को हम लोग देंगे। ये हुआ था 1997 में। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन established the first PhD program in green chemistry. तो हर जगह ग्रीन केमिस्ट्री हो गई है, बट फर्स्ट इट वाज established in University of Massachusetts at Boston, PhD program in green chemistry. Nowadays, very few scientists are working on green chemistry, right? Still now, very few scientists are working on methods of green chemistry.
One book was published by Green Chemistry Institute by ACS Green Chemistry Institute. This book has 12 principles of green chemistry. Right? This was the beautiful book. This book was by Paul T. and John C. Warner, and it was entirely based on green chemistry. तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है. ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? सेफर और कंपैरेटिवली मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स को किसी भी केमिकल कंपाउंड के सिंथेसिस में यूज में लाना. राइट? और इसका क्या हुआ? इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे बहुत सारे डिजास्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहला डिजास्टर क्या था? लव कैनाल ट्रेजेडी, जो कि किसमें हुई थी? न्यूयॉर्क में. दूसरा क्या था इसमें? जो हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड की. जापान में मिनीमाटा ट्रेजेडी थी. राइट? इसी तरह से स्विट्जरलैंड में जो है मर्करी कंपाउंड्स के कारण जो ट्रेजेडी हुई. ये सब फाउंडेशन जो है किसकी वजह से ग्रीन केमिस्ट्री जो है इस्टेब्लिश हुई. अभी भी ग्रीन केमिस्ट्री कम यूज में ली जा रही है, पर जैसे जैसे आने वाले ग्रोइंग ईयर्स में हमारा सब लोगों का ध्यान जो है किस पे होगा? ग्रीन केमिस्ट्री में. तो अब इस बुक के थ्रू जो है ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स जो है वो दिए गए. इन प्रिंसिपल्स को हमें क्या करना है? आप इनको फॉलो करना है और ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करना है, ताकि हम कंपैरेटिवली सेफर मेथड्स को है जो है डिस्कवर कर पाए. राइट? So, what is the definition of green chemistry? The design of chemical products and processes that are more environmentally benign and reduce negative impact through the human health and environment. This is the very common definition of green chemistry. Again, green chemistry is the utilization of a set of principles that reduces or eliminates the use of generation of hazardous substances in the design, manufacture and application of chemical product. ये सब चीजें आप अभी तक समझ गए होंगे. So, these are the 12 principles of green chemistry. First is the prevention, right? प्रिवेंशन मीन्स हमें क्या करना है? ऐसे मेथड जो है डिस्कवर करने हैं जिससे ऑलरेडी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है वो ना बने. एटम इकोनॉमी, लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, safer solvents and auxiliaries, design for energy efficiency, use of renewable feedstocks, reduce derivatives, catalysis, design for degradation, real-time analysis for pollution prevention, inherently safer chemistry for accident prevention. बहुत सारी चीजों के तो आप लोगों को नाम भी क्लियर हो गए कि इनसे क्या मतलब है हम लोग का. प्रिवेंशन, पहला प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं. प्रिवेंशन, राइट? प्रिवेंशन में क्या होगा? Preventing the formation of waste products is always preferable to the cleanup of the waste once it is generated. यानी कि हम पहले ही ऐसी केमिकल रिएक्शंस यूज में लें, पहले ही ऐसी सिंथेसिस यूज में लें जिससे कम से कम जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो. राइट? समझ आ गया? इजी सा पॉइंट है. सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो क्या है? प्रिवेंशन. राइट? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगेन सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, दैट इज द एटम इकोनॉमी. एटम इकोनॉमी क्या मतलब है? यानी हम एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है वो सोच समझ के खर्च करें. Isn't so? जितने एटम्स की जरूरत है, जितने केमिकल्स की जरूरत है, कॉन्सिक्वेंटली उतने ही हम यूज में लें. राइट? तो इसको बोलते हैं हम एटम इकोनॉमी. The synthetic processes and methods that are devices through
Green chemistry must always try to maximize the consumption and incorporation of all the raw materials into the final product. This must strictly to be followed in order to minimize the waste generated by process. यानी इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट्स को हम कंप्लीटली यूज करें, उनका मैक्सिमम कंजम्पशन करें। अगर हम 100 पार्ट डाल रहे हैं तो उसके जो है 99 पार्ट से एटलीस्ट यूज मिले, 99 नहीं तो 95 पार्ट्स एटलीस्ट यूज मिले, जिससे वेस्ट का जो है प्रोडक्शन जो है कम से कम हो। तो इस पूरे को कहते हैं हम लोग एटम इकोनॉमी। देखें कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, वो देखते हैं हम लोग। So atom economy is the synthetic methods should be designed to maximize the incorporation of all materials used in the process into the final products. यानी कि बजाय कि साइड प्रोडक्ट्स बनने के हमें क्या बनाने हैं, मोस्टली जो है वो एक प्रोडक्ट बनाना है। देखते हैं पहली रिएक्शंस, देखते हैं हम लोग। देखिए पहली रिएक्शंस देखिए, ये डाइबेंजीन है, 4.5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, राइट। और फिर इसमें क्या रिलीज हो रही है, 2CO2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, यानी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो हम चाहते हैं कि हो नहीं हो, तो हम क्या चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CO2 को कम से कम रिड्यूस में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है इस प्रोसेस का, देखो ये वाला दूसरा एग्जांपल है, जिसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वाटर का रिमूवल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही, और कंपाउंड क्या हो रहा है, सेम सिंथेसाइज हो रहा है। तो बचाए कि हम ये वाला प्रोडक्ट लेने के, हम कौन सा प्रोडक्ट लें, ये वाला। फाइनल रिजल्ट तो यही है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से तीसरा मेथड देखो, इसमें सिर्फ वाटर रिलीज हो रहा है, इसलिए कोई ज्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है, कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, एक तरह से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक बहुत फेमिलियर सा एग्जांपल है यहाँ पे, आइब्रूफिन की सिंथेसिस। आइब्रूफिन जो है किसके लिए यूज में ली जाती है, पेन किलर की फॉर्म में यूज में ली जाती है, राइट। तो देर आर मल्टीपल प्रोसेसेस जिससे जो है वो आइब्रूफिन सिंथेसाइज की जाती है, देख रहे हैं आप लोग के, ये बूट्स कंपनी है, उसके थ्रू आइब्रूफिन बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ 2 bottles ऑफ आइब्रूफिन जनरेटेड 3 bottles ऑफ वेस्ट, जो कि हाईली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, जिसको हम हाईली रिजेक्ट कर सकते हैं। तो 2 bottles ऑफ ibuprofen जनरेटेड 3 bottles ऑफ वेस्ट, जिसको हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें। द BHC सिंथेसिस ऑफ ibuprofen, सेम प्रोसेस है, सेम सिंथेसिस हो रही है, बट क्या हो रहा है इसमें, 3 bottles ऑफ ibuprofen जनरेट, सॉरी, लेस देन 1 bottle ऑफ वेस्ट। तो हम किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो BHC सिंथेसिस वाली है। तो यही है हमारी ग्रीन केमिस्ट्री, हमें कंपैरेटिवली ऐसे मेथड्स यूज में लेने हैं जो कि लेस से लेस जो है वो आप लोगों का वेस्ट जनरेट कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक इकोनॉमी, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक इकोनॉमी कैसे करते हैं हम लोग, इसको एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स divided by mass of atom and reactants into 100, राइट। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखें इसका, मास ऑफ डिजायर्ड
products, right? And mass of atoms and reactants into 100. चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एटॉमिक इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन आपके सामने है। जैसे क्या है, CH4 मीथेन है। कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट? 16। और दो मॉलिक्यूल किसके हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन के। तो कितना हो गया इसका वेट जो है वो? 64, राइट? 64 प्लस 16, हाउ मच इट विल बी? It will be 80, right? Two molecules of water, 36 in weight. कार्बन डाइऑक्साइड कितना वेट होगा? 12 प्लस 16 करें हम लोग, कितना हो जाएगा? राइट, 28। तो देखते हैं टोटल मास इधर क्या हो गया, 36 हो गया। CO2 जो है लिबरेट हो गई एक्चुअली, इसलिए 80, सॉरी। तो हमने क्या लिया, एटॉमिक इकोनॉमी कैसे निकाली? 36 किया, 36 डिवाइडेड बाय 80, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड, और 36 क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स यूज्ड इनटू 100। तो एटम इकोनॉमी हमारे पास क्या है यहाँ पे? 45, जो कि कम थी, राइट? तो 45% को हम एटम की रिएक्शन को हम इकोनॉमिकल नहीं मान सकते। एटलीस्ट जो है हमारी एटम इकोनॉमी मोर देन 50% होनी ही चाहिए। अब पता चल गया कैसे निकालनी है हमें एटम इकोनॉमी। मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू 100। वेरी गुड। थर्ड प्रिंसिपल इसका बात है हम लोग। कौन कौन से दो प्रिंसिपल हमने अभी तक डिस्कस किए? प्रिवेंशन, और सेकंड हमने क्या डिस्कस किया? एटम इकोनॉमी। तीसरा यूज करते हैं हम लोग लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। नेम से क्लियर है, हमें लेस हजार्डस केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो सिंथेसाइज करने हैं। Reactions and processes that involve the synthesis of certain toxic substances that pose hazards to human health must be optimized in order to prevent the generation of such substances. जैसे कि पॉलीकार्बोनेट सिंथेसिस एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉस्जीन इसमें सिंथेसाइज होती है। फॉस्जीन जो है एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो ऐसे मेथड्स को हम लोग प्रेफर करेंगे जिसमें फॉस्जीन की सिंथेसिस ना हो, राइट? बिल्कुल। नेक्स्ट, फोर्थ, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। Chemical products should be designed to preserve the efficiency of the function with less toxicity, right? जो बहुत सारे शिप्स चलते थे पहले, तो उसमें ना TBTO करके कंपाउंड्स जो है वो सिंथेसाइज किया होता था, फ्यूल में डाला जाता था। तो वो थोड़ा थोड़ा करके सी वाटर में रिसता रहता था, जो कि क्या था, हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं था। फिशेस जो है वो क्या हो रही थी उससे, वो हो रही थी, डैमेज हो रही थी। फिशेस जो है उससे मर रही थी उसमें। इट वॉज क्रॉनिकली टॉक्सिक टू मैराइन लाइफ, राइट? तो फूड चेन में एंटर होके वो फिशेस के थ्रू किसके में आ रहा था? हम लोगों में आ रहा था, ह्यूमन बीइंग में आ रहा था। तो उसकी जगह हमने क्या कंपाउंड यूज में लिया? C9 करके। C9 करके एक कंपाउंड था जो हमने यूज में लिया, जो कि फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस भी करता था एंड कंपैरेटिवली हाई एक्यूट टॉक्सिसिटी थी देन क्रोनिक टॉक्सिसिटी। फिफ्थ प्रिंसिपल, मिनिमाइज द यूज ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। यानी हम सेफर सॉल्वेंट जो है वो कौन से यूज में ले सकते हैं, राइट? पहला देखते हैं, वाटर सबसे सेफर है। क्या प्रेफर किया जाता है? वाटर को लेना। यूजेबल क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। पर अगर हम पेंटेन यूज कर रहे हैं तो दैट इज बिग नो। ये कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रेंडली जो है वो सॉल्वेंट्स हैं। कुछ एक्वस है, कुछ क्या है, नॉन एक्वस है। एसीटोन क्या है? नॉन एक्वस है, प्रेफर्ड है। यूजेबल क्या है? हेप्टेन। बट सम हेक्सेन्स आर नॉट यूजेबल।
इथानॉल, टॉलीन, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ये सब कंपाउंड क्या है, ये वाले जो है इस तरफ है जो रेड फ्लैग है, ये सब अनडिजायरेबल है. 2 propanol is usable, 1 propanol is usable, ethyl acetate is usable, isopropyl acetate is usable, methanol is usable, right? Toluene can be used, methyl cyclohexane can be used, methyl tertiary butyl ether can be used, isooctane can be used, acetonitrile can be used, 2-methyl THF can be used, right? But these substances are red flags. There is a list of preferred solvent, usable solvent, and undesirable solvents, right? So, कुछ और सॉल्वेंट हैं जो कि डिजायरेबल नहीं है, जैसे कि हमारा पेंटेन, राइट? इसका फ्लैश पॉइंट क्या है, -49 डिग्री है, वेरी लो फ्लैश पॉइंट. गुड अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, राइट? हेक्सेन है -23, more toxic than alternative heptane, classified as HAP in the US. What is the meaning of HAP? Household air pollutant, right? Diisopropyl ether, diethyl ether, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोइथेन, क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म भी एक तरह का कार्सिनोजन है, ये भी एचएपी है यूएस में. डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एन मिथाइल पायरोलिडीन, इन पायरोडीन जो भी है, ये पायरोडीन, ये सब्सटेंसेस क्या हैं, ये सब भी क्या है, एक तरह के कार्सिनोजेंस है. पिरिडीन है, डाइमिथाइल एसिटेट है, डाइऑक्सिन है, डाइमिथॉक्सी इथेन है, बेंजीन है, ये सब कंपाउंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब एक तरह से क्या है, डेंजरस सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट रिप्लेस कौन कौन से कर सकते हैं, ग्रीन फ्लैग कौन कौन से हैं, हेप्टेन, 2-methyl THF, tertiary butyl methyl ether, dichloromethane, acetonitrile, triethyl nitrogen, टॉलीन, 2-methyl THF, हेप्टेन, टॉलीन, ये सब क्या है, कंपैरेटिवली सेफ है. नेक्स्ट 6 प्रिंसिपल आप, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. पहले प्रिंसिपल कौन से थे, सेफर केमिकल सिंथेसिस, राइट? प्रिवेंशन ऑफ द हजार्डस केमिकल्स. तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, डिजाइन फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी. तो कौन कौन सी एनर्जी एफिशिएंसी डिजाइन कर सकते हैं, थर्मल, कूलिंग, इक्विपमेंट, फोटो, माइक्रोवेव. ये सारे मेथड ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी यूज में लेते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, राइट? तो इन सब मेथड को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से. पावर प्लांट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इससे हम कर रहे हैं, राइट? सो नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक. A raw material or feedstock should be renewable rather than depleting whenever technically and economically practical. The use of renewable feedstock and renewable raw material must be preferred over the use of non-renewable ones. अभी हमने बात की ही इस टॉपिक पे. Next is the biomass. क्रॉप्स, प्लांट्स, वुड्स, ग्रास, एग्रीकल्चर वेस्टेज, इन सब की क्या की जाती है, पायरोलिसिस. पायरोलिसिस क्या की जाती है, एक क्लोज कंटेनर में क्या किया जाता है, इनको बर्न किया जाता है. तो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है वो पायरोलिसिस के थ्रू रिमूव किया जाता है. बट स्टिल बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, डंप करना, राइट? कुछ कैटालिटिक प्रोसेसेस. नेक्स्ट इज द रिड्यूसिंग द डेरिवेटिव्स.
Okay. Unnecessary deprivation, blocking group protection, deprotection, temporary modification of physical chemical processes should be avoided whenever possible. हमें डेरिवेटिव्स की जो प्रोबेबिलिटी है, डेरिवेटिव्स जो फॉर्म होते हैं, उनको हमें क्या करना है, हाईली रिड्यूस करना है. Okay. Next principle of green chemistry. The catalytic reagents are superior to the stoichiometric reagents. यानी कि जो हम कैटलिस्ट यूज में लेते हैं वो क्या होता है, रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है या फाइनल स्टेज पे क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है. राइट. तो स्टोक्योमेट्रिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो हम क्वांटिटी के हिसाब से रिएक्शन को ड्राइव करते हैं, यानी 2 मोल 3 मोल 4 मोल ले रहे हैं. कई बार हम लोग रिएक्शन को एक्सलरेट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के ज्यादा से ज्यादा मोल ले लेते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टोकियोमेट्रिकली प्रोपोर्शनल है. अगर हम 4 मोल किसी भी सब्सटेंस के लेंगे तो हमें 4 मोल ही इस दूसरे सब्सटेंस के मिलेंगे. तो उनको बोलते हैं हम लोग स्टोकियोमेट्रिक रिएजेंट्स. तो स्टोकियोमेट्रिक रिएजेंट्स की बजाय हमें कौन से सब्सटेंसेस को यूज करना है, कैटालिटिक रिएजेंट्स को यूज में कर लेना है, जो कि रिएक्शन को फास्ट भी करते हैं, बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को भी रिड्यूस करते हैं, प्रोसेस की एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं और उसमें लगने वाली एनर्जी को भी रिड्यूस करते हैं. 10th principle of green chemistry is the design for degradation. When designing a chemical product in order to serve a specific function, care must be taken during the design process to make sure that chemical is not an environment pollutant. This can be done by making sure that chemical break down into non-toxic substances. कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स का डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं, पर हमें यही नहीं पता होता कि डिग्रेडेशन में बनने वाले प्रोडक्ट्स भी तो टॉक्सिक हो सकते हैं. तो हमें इस ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल में हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो टॉक्सिक होने ही नहीं चाहिए, वो किसी तरह के पॉल्यूटेंट जो है वो होने ही नहीं चाहिए. So this is the meaning of the principle of 10th principle of green chemistry, the design for degradation. यानी पहले से दिमाग में इस चीज का डिजाइन होना चाहिए कि हम इस प्रोडक्ट को डिग्रेड करेंगे तो क्या बनेगा. जैसे मीथेन है, मीथेन का कंपाउंड को डिग्रेड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके जो हम यूज में ले रहे हैं. फर्स्ट कंपाउंड है, देखते हैं इसमें AlCl3 यूज में लिया गया है, अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड जो है वो यूज में लिया गया है. ये एक तरह का क्या है, यहाँ पे कैटालिस्ट है. ठीक है. एक प्रोसेस होमोजीनियसली हो रही है, एक प्रोसेस क्या हो रही है, हेट्रोजीनियसली हो रही है. राइट. तो पहले प्रोडक्ट में क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स हो रही है, दूसरे में वाटर की जो है वो जरूरत नहीं है. एक में फेज सेपरेशन हो रहा है, दूसरे में डिस्टिलेशन ऑर्गेनिक फेज हो रहा है, उसमें डिस्टिलेशन ऑर्गेनिक फेज दोनों में ही हो रहा है. उसमें सॉल्वेंट रिसाइकिल हो रहा है. ठीक है. 85 to 95% यील्ड है और इसमें 95% से भी ज्यादा यील्ड है. तो ये हायर प्योरिटी भी आ रही है इसमें. 4.5 kg एक्वस इफ्लुएंट पर केजी मिल रहा है हमें, यानी कि इफ्लुएंट्स 4.5 किलो के मिल रहे हैं. उसमें 0.035 किलोग्राम के एक्वस इफ्लुएंट मिल रहे हैं, जो कि कंपैरेटिवली बहुत लेस है. उसमें क्या लग रही है, 20 यूनिट ऑपरेशन की लग रही है, इसमें 3 यूनिट्स लग रही है. तो कौन से वाला मेथड जो है वो ज्यादा यूज में लिया जाता है, जो सेकेंड वाला, ये वाला मेथड जो है. राइट. तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो अगर हम उनको कंपेयर करें, उनके सेफर मेथड्स ढूंढने तो हमें मिल जाएंगे उसमें. राइट. बहुत सारे कम सब्सटेंस की सिंथेसिस आगे आगे हम देखेंगे इसमें. दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. नायलॉन. नायलॉन क्या है, एक तरह का पॉलीमर है. नायलॉन सिक्स किसमें यूज में लिया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में. तो एक नया रूट बनाया गया इसका ग्रीन केमिस्ट्री के थ्रू. राइट. इसमें क्या लिया जाता है, करंट प्रोसेस क्या थी, अमोनिया ऑक्सीजन, क्या बन रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट, और उससे किसकी सिंथेसिस हो रही है, कैप्रोलैक्टम की. ठीक है. कैप्रोलैक्टम जो है ये वाला कंपाउंड होता है कैप्रोलैक्टम, जो कि बेस मॉलिक्यूल है पॉलीमर के लिए, एक रॉ मॉलिक्यूल है. राइट. ये मॉलिक्यूल ये H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, इस तरह के कीटोनिक फॉर्म में आ रहा है इसमें. अब जो ग्रीन सिंथेसिस की जाती है वो किस प्रोसेस के थ्रू की जाती है, सुमिटोमो प्रोसेस के थ्रू.
जिसमें अमोनिया को लिया ही नहीं जाता। पहले क्या बनाया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बनाया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो अमोनिया की प्रेजेंस में। अमोनिया यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैटालिटिक रिएजेंट है। और ये क्या है यहाँ पे? टाइटेनियम सिलिकेट। राइट। और क्या बन रहा है यहाँ पे? कैप्रोलैक्ट, जो कि बेस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज द 11th principle of real-time analysis for pollution prevention. Analytical methodologies need to be further developed to allow for real-time in-process monitoring and control prior to the formation of hazardous substance. यानी कि जब हम किसी भी मेथड को हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं या उस मेथड को हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हाइपोथेटिकली कि इसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज ही नहीं होंगे, बट इन रियल टाइम जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें क्या रिलीज होते हैं? हमारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। राइट। 12th and last principle of green chemistry: inherently safer chemistry for accident prevention. While designing chemical processes, it is important to make sure that the substances that are used in processes are comparatively safer to use. This can help to prevent certain workplace accidents such as explosions and fires. Furthermore, this can help develop a safer environment for the processes to take place, जिसमें साइंटिस्ट की, एक्सपेरिमेंटल वर्कर्स की भी जान को खतरा हो सकता है। बहुत सारी केमिस्ट्री की रिएक्शंस ऐसी होती हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो कैंसर से मरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेडिएशंस जो है वो क्या हो रही थी? एमर्ज हो रही थी। कहीं ना कहीं रेडिएशंस क्या हो रही थी? निकल रही थी उससे, जिससे उनका डीप डाउन इफेक्ट पड़ता गया एंड फाइनली दे डाइड विद द कैंसर। एक्सप्लोजन्स भी बहुत बार हो सकते हैं, वो तो खैर बात की बात है। एक्सप्लोजन, कोई गलत केमिकल रिएक्शन हो गई, कोई गलत प्रोडक्ट हम लोगों ने यूज में ले लिया, तो क्या होता है? एक्सीडेंट्स। केमिस्ट्री इज नॉट सो इजी थिंग। सो ग्रीन केमिस्ट्री स्टैब्लिश हुई, उसके बाद साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए गए और उस बेसिस पे ग्रीन केमिस्ट्री के नोबेल प्राइजेस भी दिए गए। चार्विन, ग्रब्स एंड शॉर्क को 2005 में नोबेल प्राइज मिला ग्रीन केमिस्ट्री का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेटाथेसिस मेथड इन इनऑर्गेनिक सिंथेसिस। इन्होंने स्पेशली रुथेनियम बेस्ड कैटालिस्ट को यूज किया था ताकि रिएक्शन जो है बहुत फास्टली हो जाए और कम से कम स्टेप में हो जाए। और जो है ओलिफिन सिंथेसाइज की थी, एल्कीन सिंथेसाइज की थी बाय यूजिंग ग्रीन सॉल्वेंट्स। लेस हजार्डस वेस्ट, लेस एनर्जी यूज हुई, सो इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था ग्रीन केमिस्ट्री का। पैलेडियम कैटेलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस करी हेक, सुजुकी और निगिशी ने 2008 में। वाटर सॉल्वेंट जो है वो यूज किया गया इसमें। कंप्यूटर चिप्स तक बनाई गई हैं लॉस एलामोस और नेशनल लेबोरेटरी में। Water purification and consumption is an additional heavy burden. A typical fast processing 40,000 silicon wafers per month consumes several million gallons of water per day. तो ये ऐसी चिप है, अगर हम इसको किसी भी कंटेनर में लगा दें तो वाटर का प्यूरिफिकेशन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और साइंटिस्ट को भी मिला था। कुछ ने चिकन फेदर से फ्यूल भी डिराइव किया है। राइस हस्क से आपने इथेनॉल की डेरिवेशन सुनी होगी। एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। आजकल इथेनॉल को है जो है बहुत सारे कॉमन मेथड से डिस्कवर किया जा रहा है, जैसे कि राइस हस्क, कोकोनट हस्क, इन सब से क्या किया जाता है? इथेनॉल बनाया जा रहा है, फ्यूल बनाया जा रहा है। उनकी कंजम्पशन कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। कुछ ड्रग्स की ग्रीन सिंथेसिस की जा रही है, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन। ये एक तरह की जो मेडिसिन है,
वो किसको कंट्रोल करती है ये आपके हाई बीपी की मेडिसिन है ये वाली। तो ये मर्क और कोडेक्सिक कंपनी की आती है। ठीक है। इसको हाई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस ड्रग की जो है वो ग्रीन सिंथेसिस की गई। जोकोर की, जो कि एक हाई कोलेस्ट्रॉल की ड्रग है, इसकी भी ग्रीन सिंथेसिस की जा चुकी है। इकोफ्लेक्स की गई। कुछ पेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए ग्रीन मेथड से। बट अभी भी ग्रीन केमिस्ट्री को एग्जिस्टेंस में आना बाकी है। राइट। अभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई है, अभी ही ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं केमिस्ट्री के यूज में लिए जा रहे हैं, बिकॉज दे आर सिंपलर टू यूज, ऑलरेडी नोन है, उनको सिंपल है। अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री पे आते हैं, हमें वापस से केमिस्ट्री को शुरू करना पड़ेगा। तो इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है। हमें फास्ट लाइफ चाहिए, फास्ट प्रोडक्ट्स चाहिए हमें। तो स्टिल ग्रीन केमिस्ट्री अपने नर्चरिंग फेज में है यहाँ पे। बट स्टिल आने वाला साल जो होगा, आने वाले साल जो होंगे वो ग्रीन केमिस्ट्री के होंगे। बट हमें भी इस चीज पे कुछ ध्यान का देना होगा एनवायरनमेंट पे। ग्रीन केमिस्ट्री तो जब आएगी आएगी, हमें भी अपने लेवल पे रिस्पॉन्सिबल होके अपने एनवायरनमेंट को कम से कम पॉल्यूट करना है। हम एटलीस्ट कम से कम क्लीननेस को तो ध्यान रख सकते हैं। हम एटलीस्ट कैंस को तो रिप्लेस कर सकते हैं। हम एटलीस्ट वेस्ट की डंपिंग को तो ध्यान रख सकते हैं। राइट। हम स्मोक को तो कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग की प्रोसेस को। हम फ्यूल सेव कर सकते हैं, वाटर के सोर्सेस सेव कर सकते हैं, लाइट सेव कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो उससे भी हम कुछ हद तक एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक्स को हम पूरी तरह से अवॉइड करके हम यूज में ले सकते हैं। डिस्पोजेबल जो हम लोग वाटर बॉटल्स यूज में लेते हैं, ग्लासेस यूज में लेते हैं, डिस्पोजेबल कटलरीज यूज में लेते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। हम ये कुछ बेबी स्टेप्स हैं जो हमारे अपने लेवल के ऊपर ले सकते हैं। बाकी ग्रीन केमिस्ट्री तो बहुत बेनिफिशियल है ही, इफेक्टिव है ही। इसका जो ज्यादा से ज्यादा यूज होगा आने वाले डेकेड में होगा इसका ज्यादा से ज्यादा यूज। अभी स्टार्ट हो गया है, हमने बहुत सारे सेफर मेथड्स को डिस्कवर कर लिया है। बट लेकिन इसका और एग्जिस्टेंस में आना बहुत जरूरी है। विद दिस नोट वी आर एंडिंग दिस चैप्टर टुडे। अब बात करें क्वेश्चंस की, तो जो क्वेश्चंस हैं वो क्या आते हैं इसके ऊपर, व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड। और फिर जो मेजर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, व्हाट आर द 12 प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। तो उनको आप सबको शॉर्टली एक्सप्लेन करना है ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन देते हुए। राइट। सो so with this note we are ending this chapter. Thank you all for listening with patience. Bye bye.